जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एनवायरनमेंट, ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इसके पहले हमने दो वीडियोस के अंदर आपको जो इनिशियल इसका जो पार्ट था, शुरुआत में जो पार्ट था, वो हमने एक्सप्लेन किया है। तो जब भी आप इन वीडियोज़ को, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जाओगे तो कोशिश करना सभी चैप्टर को एक साथ पढ़ने की। इतना टाइम गैप देके नहीं करना उनको, नहीं तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहेगी। और अगर मैं एक ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना दूंगा तो फिर आप लोगों को पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। इतना टाइम कभी आपके पास मिले ना मिले तो हो सकता है आप उस वीडियो को बीच में छोड़ दो। इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में करवाने की, ताकि आप लोग इसको जल्दी से कवर कर सके। तो उसी सीरीज़ का हमारा आज ही जो है थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। इसी के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आंसर जो हैं हमारे इस चैप्टर के, वो भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा आज हम जो है अच्छे से एक बार देखने वाले। तो चलते हैं हमारी वीडियो पे। हमारी जो बुक्स है, उस बुक के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके बेसिक जो कंप्यूटर जो था, हमने उस कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी आपको जो बतानी थी, वो सारी चीज़ें भी हम एक्स्ट्रा देख चुके हैं। तो आप लोगों को जो है एक बार जाके बैक जाना है और जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उनको आपको अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एनवायरनमेंट, इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। उम्मीद है आप सबने ये सारी चीज़ें जो पहले पढ़ी हुई होगी। अगर आपने उन चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट इसको पढ़ने के लिए आप आए हो तो प्लीज़ इसको छोड़िए और पहले जाके पुरानी वीडियोज़ को पढ़िए जो इसी चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है। आपको सीरीज जो है पूरी प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे पूरे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए पहले उनको पढ़ें, उसके बाद इस पे आए। अदरवाइज यहाँ पे कुछ समझ में आएगा नहीं और फिर आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। आप मुझे दोस्त दोगे कि समझ में नहीं आता सर ने जो भी पढ़ा है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर रह के और सही तरीके से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सब चीज़ें समझ में आती है। और जो चीज़ आपको नहीं मिलती है, जैसे मैं लिख के उसके कई बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। बाद में जब आप पढ़ने के लिए एग्जाम्स वगैरह के लिए जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत मदद इससे देखने को मिलेगी। ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या थे? हमारे हार्डवेयर वो पार्ट थे जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते थे, और कंप्यूटर का जो बाहर का आवरण या बाहर का उसकी बॉडी बनाने के लिए काम आते थे। जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, उसका सीपीयू, और भी बाकी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब बाहर की चीज़ें जो होती है ना, बाहर का जो हम छू सकते हैं, वो वाला पार्ट होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होते थे? जो इनके अंदर के जो पार्ट होते थे, जिनको हम छू नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे आपका इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब है, फेसबुक है, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम जो है छू नहीं सकते, सिर्फ इनके द्वारा हम काम करवा सकते हैं। इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था? वो पहला सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसको कंप्यूटर में डाला जाता है, उसके बाद ही पूरा कंप्यूटर जो है हमारा चीज़ों को समझता है और सारे काम करता है। मतलब एक यूज़र और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच का एक जो मीडियम होता है, इंटरमीडिएट जो रहता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि कंप्यूटर में के अंदर जो है आपको ज़्यादातर विंडो देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड होता है, आईओएस होते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो है ना, और भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सॉफ्टवेयर होता है ये। प्रेजेंटेशन टूल जो होते हैं वो सारे के सारे जो है आपको इस तरीके से इसमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम जो है सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है लास्ट क्लास में देखी हुई है। अब चलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस वन में। क्या लिखा हुआ है? अपने कंप्यूटर लैब में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता लगाए और उनकी छवियों को अपनी नोटबुक में पेस्ट करें। कहना क्या चाह रहा है कि आपकी जो कंप्यूटर लैब होती है, उस लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखे हैं, उनके कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको अपनी कॉपी में लिख के और उनकी छवि बनाओ कि कौन कौन से आपने देखे हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन से सॉफ्टवेयर है, ताकि आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओ। अरे वाह, हमारी कंप्यूटर लैब में तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों हैं, चलो आईसीटी का उपयोग करें। जरूर बच्चों, लेकिन पहले तुम लोगों को आईसीटी के कुछ मूलभूत विषयों की जानकारी देते हैं। वो क्या होती है? देखो, फाइल्स और फोल्डर्स। अब हम देखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स जो क्या चीज़ें होती है उनके बारे में। फाइल्स क्या होती है? किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। फाइल क्या होती है कि कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी जुटा रहे हो, उस जानकारी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप एक जगह पे इकट्ठी करके रख लेते हो, एक जगह पे इकट्ठी करके ले आते हो, तो वो होती है आपकी फाइल। ओके, अब एक बार फोल्डर को भी देखते हैं। फाइल को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर कहते हैं।
क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे आपने फाइल है, किसी एक चीज़ की फाइल बनाई उसके बारे में, अब उसके जैसे आपके पास 10 फाइल है, उन 10 फाइल्स को एक जगह पे स्टोर करके जिसमें रखा जाता है उसको कहते हैं फोल्डर। यूं कह सकते हैं हम कि फोल्डर जो है फाइलों का एक कलेक्शन होता है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारी फाइलें रखी जाती है, तो एक से अधिक फाइलें इसके अंदर सुरक्षित रखी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंप्यूटर पे आप कुछ बना रहे हो तो वो डिलीट हो जाए, डिलीट होने के बाद आपको जो उसमें ढूंढनी पड़े अलग अलग, या फिर अलग अलग तरीके की, जैसे कोई सब्जेक्ट है, आपके पास 10 चैप्टर है बुक के अंदर, 10 चैप्टर के आपने पीडीएफ बना ली सबकी। अब पीडीएफ बनाने के बाद में क्या किया आपने कि एक एक चैप्टर की पीडीएफ बना के उनका नाम लिख लिया, और अब वो कंप्यूटर में अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है। उससे होगा क्या, आपको ढूंढनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो आप करो क्या, एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर उन सारी फाइल्स को, सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करके उसमें डाल दो और उस फोल्डर का कुछ नाम दे दो, ताकि आपको अगली बार सिर्फ वो फोल्डर ही ढूंढना पड़े। तो समझ में आया फाइल क्या होती है। फाइल मतलब वो छोटा पार्ट, एक फाइल जो है एक किसी विषय के संबंधित में पूरी जानकारी हो सकती है, वो आपका चैप्टर भी हो सकता है, आपकी कुछ और चीज़ भी हो सकती है। जैसे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ अपने आप में एक फाइल है। अब मैं इसे 10 पीडीएफ को एक जगह पर रख दूंगा तो वो कहलाएगा फिर एक फोल्डर बन जाएगा उनका। समझ में आया ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपकी बुक है, एक बुक तो आपको मिली है जो पेपर फॉर्म में होती है, और एक बुक जो है कंप्यूटर में इस पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब आपकी कोई ऐसी चीज जिसको आप कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसको आप जो है किसी फाइल में कन्वर्ट कर दोगे। अब फाइल का मतलब क्या होता है, या तो वो फाइल पीडीएफ हो सकती है, वो फोटो भी आपकी एक फाइल हो सकती है, वीडियो भी एक आपकी एक फाइल हो सकती है, MP3 गाने होते हैं वो भी एक फाइल हो सकती है, आपने कुछ लिखा नोट पैड पे उसको भी इसमें सेव कर दिया तो वो भी एक फाइल होती है। कंप्यूटर के अंदर जैसे कॉपी में पेज होते हैं ना, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें फाइल होती है। स्टार्टिंग इनिशियल चीज़ जो होती है ना, शुरुआती चीज़, वो फाइल होती है, और फाइलें ही अलग अलग जगह पे रखी जाती है, और उन फाइलों को खोल के ही हम सारे काम करते हैं। तो उन फाइलों को एक जगह इकट्ठे करके रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक फोल्डर। ठीक है। फोल्डर को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं आपको बनाना बताऊंगा। चैप्टर एक बार एंड होने दो, एंड में जाके किस तरीके से फाइल और फोल्डर बनाए जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है आपकी फाइल एंड फोल्डर होते हैं। या फिर आप जब भी लैब में जाओ तो वहाँ पे जो है फाइल एंड फोल्डर जो है बना के आप खुद से भी सीख सकते हो। उस पर जैसे राइट क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं देखो कोशिश करके देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ तो बिल्कुल मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं दिख रहा ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट बने रहिए, मैं वही काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट मैं दिखा सकूँ। ओके। तो आपको इस तरीके से एक डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी। अ, हाँ ठीक है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। इस पीसी, यही ठीक है। इसके अंदर जो है आपके चैप्टर पड़े हुए हैं, कई सारी चीज़ें और भी है। तो अब आप इसमें देखोगे तो देखो यहाँ पे गौर करना, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद में आपके सामने इतने सारे ऑप्शन अलग दिखाई देते हैं आपको। ये जैसे आप नीचे एक ऑप्शन पे जाओगे न्यू पे, तो न्यू पे देखो यहाँ पे एक फोल्डर लिखा हुआ है। ठीक है ना। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस फोल्डर पे, फोल्डर पे क्लिक करते ही जो है मेरे पास में एक फोल्डर बन के आ गया। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लास 6 फोल्डर। ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया और एंटर दबा दिया। देखो अब ये फोल्डर बन गया, हो गया सेव। अभी हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुका है। अब ये आपको जो वीडियो दिख रही है ना, ये जैसे सिक्स की 7th की 8th की, एक ये 2 नंबर है, एक ये वीडियो आपको फाइल दिख रही है, तो ये सब की सब जो है फाइल्स होती है। अब मैं इन सबको मूव करवा के इसके अंदर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से किया, इस वीडियो पे जाके और इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा। देखो ये कट का ऑप्शन, ये कॉपी का ऑप्शन, इसको कॉपी करके भी आप वहाँ ले जा सकते हो, और इसको डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के इस तरीके से माउस को दबा के भी आप इसमें ले जाके इसको छोड़ सकते हो। मैं करूँगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने इनको किसी तरीके से सेट किया हुआ है तो मेरा ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फोल्डर बनता है। ओके। और यहीं पे कई बार जैसे आप दूसरी जगह पे जाओगे तो एक फाइल का भी ऑप्शन आ जाता है। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया आपने, तो ये आपके लिए एक फाइल होती है। तो इस तरीके से फाइल एंड फोल्डर बनाए जाते हैं। अब वापस हम हमारे चैप्टर पे चलते हैं। तो ये हमारे लिए एक फाइल एंड फोल्डर
हो गया है। इस तरीके से फाइल और फोल्डर को बनाया जाता है। फोल्डर बनाने के कुछ स्टेप क्या थे? कंप्यूटर में जिस जगह पर हमें फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह माउस पॉइंटर ले जाकर माउस के दाएं बटन को दबाने से एक मेन्यू खुलेगा जिसका विविध काम की लिस्ट आएगी। मैंने अभी आपको यही तो बताया कि उसके जहाँ भी आपको फोल्डर बनाना है वहाँ ले जाके आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक न्यू नाम से ऑप्शन आएगा, आया था ना अभी हमने जब किया था, ये न्यू के नाम से एक ऑप्शन आया था। और इस न्यू पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है मैं इसका थोड़ा सा कलर सेट कर देता हूँ, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए। मुझे एक बार ना ये भी आप बताइएगा कि जो कलर है जिसमें हम पढ़ते हैं आपके हिसाब से कौन सा बेटर होता है, जो आपको सही से दिखाई देता है, क्योंकि मेरे एंड से मुझे पता नहीं चलता है कई बार चीज़ें। ठीक है, फिलहाल मैं रेड में ही आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फोल्डर के अंदर जो है हमने ऑप्शन चुना, उस फोल्डर पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमको एक नया फोल्डर सामने हमारे बन के रेडी हो गया था। देखो हमने यही किया था, हमने उसके अंदर किया था, ये मैन डेस्कटॉप पे बता रहा है, तो क्या किया था हमने न्यू में गए थे और न्यू में जाके यहाँ फोल्डर लिखा हुआ था, आया था, और एक जो है नया फोल्डर बन के तैयार हो गया था। एक पीले रंग का फोल्डर दिखाई देगा जिस पर न्यू फोल्डर लिखा होगा। हम यह नाम मिटाकर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने आईसीटी नाम दिया है और हमने क्या नाम दिया था, क्लास 6 फोल्डर। तो इस तरीके से आप जो है कुछ भी नाम दे सकते हो, और नाम किससे दोगे आप, कीबोर्ड की हेल्प से। हमारा फोल्डर तैयार है। अब हम इसको उपयोग अपनी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। फोल्डर तैयार किया था हमने भी, और मैंने बताया था फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल को उसके अंदर ले जानी पड़ेगी। और ले जाने के क्या नियम थे, फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करने पर फोल्डर को खुल जाता है। फोल्डर तो खुल जाता है, वो आप जानते हो कि डबल क्लिक करोगे उस फोल्डर के अंदर आपका फोल्डर खुल जाएगा। फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर को लाकर राइट माउस बटन को दबाए, मेन्यू से न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन में चुने, और न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन में चुन के इस तरीके से आप फाइल भी बना सकते हो। या मैंने बताया था कि बाहर कोई फाइल रखी हुई, इस फाइल को पकड़ के आप मूव करवा के वहाँ तक भी ले जा सकते हो, वहाँ ले जाके उसको छोड़िए और वो उसमें सेव हो जाएगी, या कॉपी करके भी डायरेक्ट उसके अंदर ले जा सकते हो। तो ये फाइल बनाने के कुछ स्टेप होते हैं, और वो फोल्डर बनाने के कुछ स्टेप थे, वो हमने उस तरीके से दिखाए। जैसे मैंने न्यू किया था ना, न्यू में एक ऑप्शन फोल्डर का आया था, वहीं एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने बताया भी था कि देखो इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है, इस पर क्लिक करके भी आप एक नई फाइल बना सकते हो। तो ऐसे वहाँ फाइल कई तरीके की बन सकती है, तो आप उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हेल्प से भी फाइल बना पाओगे। ये पूरा हमारा प्रोसेस था। देखो यहीं पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा आया था, इसी तरीके से हमारे उसमें ऑप्शन आया था अभी आपके सामने। तो हम जो है इस तरीके से भी फाइल एंड फोल्डर बना सकते हैं, और ज़्यादा इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको दोबारा से आपकी जो नोट्स वगैरह भेजूंगा, जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उस पे ग्रुप पे मैं इस तरीके की फ़ोटो बना के आपको भेज दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इस तरीके से बनाते हैं। बाकी मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप बनाते हो। जब आप आईसीटी लैब जाते हो तो वहाँ बैठो और वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यही चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर भी होती है, इसी तरीके से मोबाइल के अंदर भी तो आप गैलरी में नया फोल्डर बना सकते हो, फिर एक फ़ोटो को कॉपी करके उसके अंदर ले जाके सेव कर सकते हो कि आप कहीं गए हो घूमने तो उस जगह की सारी फ़ोटो को एक फ़ोल्डर में डाली, और उस फोल्डर को आपने अपने दोस्तों के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर दिया। तो वो भी तो यही हो, आपके मोबाइल के अंदर जो एक फ़ोटो होती है वो भी तो एक फाइल ही होती है। और वो फाइल देखो, जैसे कैमरे से आप फ़ोटो खींचते हो तो एक कैमरे नाम का फोल्डर बना रहता है, उस फोल्डर के अंदर ही सारी फाइलें सेव होती है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो फाइल है उनके लिए एक फोल्डर बना दिया ताकि वो सारी चीज़ें उसके अंदर ही एक जगह पे इकट्ठी रहे और आपको आसानी से समझा जाए। मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर ही था, हमने पढ़ा था, पाम टॉप कंप्यूटर जो था वो एक मोबाइल ही था। फिर क्या आप उसको रीनेम नहीं कर सकते, रीनेम भी कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है मोबाइल की तरह ही काम करती है, बस कंप्यूटर में एक बड़े स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो स्क्रीन टच अगर जो कंप्यूटर होता है वो तो बिल्कुल मोबाइल की तरह चलेगा। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल वो स्क्रीन टच नहीं है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पे फिर हमारा माउस वगैरह काम आने लगता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक इसका इस तरीके से नई फाइल बनानी होती है वो सब प्रोसेस। इस फाइल पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। किसी भी जगह पे आपको अगर फाइल को ओपन करना है या फाइल को क्लोज करना है, तो उसके लिए ओपन करने के लिए आपके पास में डबल क्लिक होता है, माउस के लेफ्ट बटन जो होता है उसको 2 बार दबाओ जल्दी जल्दी, फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। समझ में आया? और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊं अभी। वापस से देखो ब्लैक स्क्रीन होएगी, 2 मिनट के लिए रुकना, ठीक है। विंडो कैप्चर आ गया हमारा। अब इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ आपका, एक सेकेंड।
इसको डिलीट करता हूँ। डिस्प्ले के ओके। अब देखना, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये वाला प्रोसेस, ये वाला। अब आपको इसमें देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आपको इतना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने इसको पूरे पे कितने पे सेट किया हुआ है, इस तरीके से पूरे पे सेट हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं ना, इस बटन को कहते हैं क्लोज का। ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको, इसको क्लोज कहते हैं। कई बार जैसे आप जो है क्लोज मतलब वो पास वाला नहीं, क्लोज मतलब बंद कर देने वाला, ठीक है। कई बार जैसे आप लैब में कंप्यूटर चलाते हो तो वहां पे आप कई बार कंप्यूटर को ऑन करके आज छोड़ के आ जाते हो, तो मैं बोलता हूँ आपको इसको बंद करके आओ। यूट्यूब पे जैसे आप कुछ देख रहे हो तो मैं उसको बोलता हूँ इसको बंद करो, तो कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि किसको किस तरीके से बंद करना है। तो बंद करने के लिए कंप्यूटर में आपको कुछ भी बंद करना है तो ये आपके बगल में जो क्रॉस बटन दिखता है ना, यहाँ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे क्रॉस बटन, ये क्रॉस बटन पे जाके आप जो है इसको क्लिक कर दो लेफ्ट बटन से। देखो कंप्यूटर के अंदर जो भी आप काम करोगे उसको ओके करने के लिए, उसको एंटर करने के लिए आपको हमेशा लेफ्ट बटन काम लेना है, माउस का लेफ्ट बटन। तो एक बार इस माउस के लेफ्ट बटन को दबा दो, एक बार ही सब जगह माउस का लेफ्ट बटन काम आएगा। सिर्फ फाइल खोलोगे ना, वहां पे 2 बार क्लिक करना जल्दी जल्दी, बाकी सब जगह तो एक ही बार से काम चल जाएगा। तो क्रॉस का बटन जैसे आप दबाओगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको आपकी साइड में, ये जो साइड में दिख रहा है ये होता है आपका, पहले इसको देखते हैं माइनस वाले बटन को। माइनस वाला जो बटन होता है ये होता है मिनिमाइज का बटन। इससे क्या होता है कि आपने जो भी कंप्यूटर पे दिखा रखा है वो माइनस मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब चला जाएगा बैकग्राउंड में। देखो नीचे आ गया वो, यहाँ पे आपको शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, या अगर आपको दिख रहा है नीचे तो इस जगह पे जो है ये नीचे आपको दिखाई देगा। 1 मिनट रुकिए, अब दिखेगा आपको एकदम परफेक्ट। ये जो है नीचे आपको एक ये बटन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स की तरह लिखा हुआ है, ये वाला बटन होता है जिससे आप मिनिमाइज करके वो यहाँ पे आके छुप गया। अब आपको जो है पहले क्रॉस बटन तो दिखाई नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग को सेट नहीं की थी। तो ये क्रॉस बटन देखो यहाँ कोने में है, आप जाओगे ना यहाँ कोने में, तो इस कोने में देखो आप, यहाँ पे देखो एक क्रॉस बटन लगा हुआ है। ये क्रॉस रेड अप माउस का आ रहा है ना, मैं जहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ कर्सर को, ये जो एरो की तरह बना होता है ना हमारा माउस का, इसको कर्सर कहते हैं, पॉइंटर या कर्सर। पॉइंट एरो की तरह होता है ना ये वाला, जैसे रेड में आ रहा है, इसको पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। तो देखो रेड पे गए थे, वहां पे आ गया और उसके नीचे लिखा भी आता है, ये क्लोज होता है। इसको बंद कर देंगे क्लोज तो अभी ये पूरा खत्म हो जाएगा। मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर ये सारा हट जाएगा, फिर मुझे दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी, वीडियो बीच में रोकनी पड़ेगी। और ये वाला जो मिनिमाइज का बटन होता है, इससे क्या होता है, मिनिमाइज के बटन से देखो ये बंद नहीं होगा, ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, लेकिन अब आपके सामने से हटके और ये इस तरीके से यहीं छोटा सा आके दिखेगा आपको। इसके नीचे व्हाइट डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब कि ये चालू है, दिख रहा है ना इस तरीके से। तो ये जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। उसकी बगल में एक और बटन है यहाँ पे, इस बटन को आप जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज की तरह काम में ले सकते हो। ये क्या होते हैं सर, ये होते हैं कि जैसे आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी विंडो आ रही है, देखो मैंने इसको छोटी कर दिया विंडो, ये देखो आधे में कुछ और दिख रहा है, आधे में ये दिख रहा है, मुझे हो रहा है ना इस तरीके से। अब मैं इसको एक बार नीचे लेके जाऊं तो देखो फिर भी मुझे आधे में ये दिखेगा और ऊपर आधे में ये दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं ये तो मुझे पूरे स्क्रीन में वापस से दिखाई दे, तो वापस दिखाई देने के लिए मैं वापस से क्या करूंगा, इस फुल स्क्रीन इसी स्क्रीन पे वापस से इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसकी फुल विंडो आ जाएगी, ये देखो आ गया ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस तरीके से आप इस पे क्लिक करते हो, अब इस पे देखो 2 बने हुए हैं, एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, एक इसके बगल में किनारा बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसको छोटा बड़ा करना है अगर आपको स्क्रीन को, तो आप इसका यूज लेंगे। ओके, तो ये पूरा हमारा एक प्रोसेस था। और जो फाइल का प्रोसेस था, मैं आपको विंडो इसको ले जाके स्क्रीन पे ही चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। देखो न्यू फोल्डर गए हम, न्यू फोल्डर के अंदर जाके हमने जो है ये रही फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमने एक फाइल बना दी यहाँ पे और इसका नाम दे दिया डेमो। ओके, हमने इसका नाम क्या दे दिया है, डेमो। उसके बाद में हम चलते हैं इसको ओपन करने के लिए। जैसे हमने इसको ओपन किया, हमारे पास में जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम खुल के सामने आ गया इस तरीके से। अब मैं इसमें लिखता हूँ, यहाँ पे देखो हम पहले तो इसको पूरे स्क्रीन में करते हैं, तो पूरी स्क्रीन में करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिखाई दे रहा है ना सबको। ओके, अब पूरी स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा क्लास 6 चैप्टर 1
इंट्रो टू आईसीटी इन्वायरमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो मैंने लिखा है ना इसको मैं सेव करूं, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोने में आप देखोगे तो एक फाइल नाम से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा सेव का। जैसे आप इस पे सेव करोगे ये फाइल ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगी जहाँ पे भी आपको सेव करनी होती है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करनी है इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे सेव एज पे। जैसे सेव एज खुलेगा उसके बाद में आपके पास के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे खुल के सामने आ जाएंगे। आप कौन सी जगह पे इसको सेव करना चाहते हो, अगर आप डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे जाके और यहाँ पे आपने जो नाम दे रखा है वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको सेव कर दीजिए, ये जो है फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे तो बताना था। जैसे इस पर सेव पे क्लिक करोगे इस सेव हो जाएगी। फिर इसको आप एडिट करो, इसको डिलीट करो, आपको जो करना है आप इसके साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये है पूरी एक फाइल आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस, इसको कैंसिल करके हटाते हैं क्योंकि डेमो फाइल जो थी हमारे को कोई काम की नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं वापस। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, माउस का जो राइट बटन है उस राइट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विंडो 10 या उससे ऊपर की है तो आप जो है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे कहीं डिलीट लिखा हुआ मिलेगा जिससे ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस था कि किस तरीके से हम जो है उसको देखते हैं, ठीक है। अब वापस जाते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, आ गया। अब वापस जो है हम हमारे चैप्टर पे आ गए। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें हम अभी जो है सीख के आ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, कुछ करनी है, तो आप अपने पास में कंप्यूटर है उन चीज़ों से जाके थोड़ा बहुत उसमें कुछ करेंगे, उसमें कुछ फाइल बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार गलत होएगा, दो बार गलत होएगा, लेकिन आप जो है ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को सीख जाओगे, समझे बच्चों। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक है। अगर फाइल का नाम संग्रह स्थान बदलना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करें। मैंने बता दिया ना कि अगर आपको फाइल को कहीं स्पेशल जगह पर सेव करनी है तो सेव एज पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ऑटोमेटिक ही फाइल को सेव करनी है, जो उसका सिस्टम होता है सेव करने का, डाउनलोड वगैरह का, उसमें जाके डायरेक्ट ही अगर आपको सेव करनी है तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगी। आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ नाम हो सकता है इसका, तो इस तरीके से जो है आप इसका एक नाम भी लिख के दे सकते हो। तो ये हमारा जो है पूरा एक फाइल्स के बारे में पूरा सेटअप था, किस तरीके से इसको सेट किया जाता है। किसी भी फाइल में दोबारा काम करने के लिए उसे डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। एक बार फाइल सेव कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उसको दोबारा खोल नहीं सकते, आप उस पर डबल क्लिक कीजिए वो फाइल ओपन हो जाएगी। हमें फाइल का फाइल लोकेशन भविष्य में उपयोग के लिए याद करना रखना चाहिए, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा ना खुद को कि आपने फाइल कहाँ पे रखी है। कंप्यूटर में आप डेस्कटॉप पे रख दीजिए, सामने रख दीजिए सब कुछ। डेस्कटॉप क्या होता है, जो आपको मेन स्क्रीन दिखाई देती है ना कंप्यूटर जब आप खोलते हो, तो उसी को हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो उसी पे आप रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें एक साथ दिख जाएगी, समझे। तो ये हो गया सारा हमारा फाइल और डेस्कटॉप का जो फोल्डर का जो सेटअप था वो। ओ इसका मतलब हमें अपनी फाइल के संग्रह स्थल की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। मैं तुम लोगों को संग्रह स्थल के बारे में कुछ और आवश्यक सूचना देती हूँ, कुछ और इंफॉर्मेशन जो संग्रह स्थल के बारे में दी जाती है। स्टोरेज यूनिट और कौन कौन से संग्रह स्थल हो सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, संग्रह करना मतलब सेव करना, सेव करना मतलब कि याद करना। और याद करने का काम जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सीपीयू, तो वहां पे पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट क्या करता था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता था, और एक मेमोरी यूनिट आती थी, वो मेमोरी यूनिट क्या करती थी। तो वही चीज है अब हमारे पास में आ गई मेमोरी यूनिट। तो देखो स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं इनको, या संग्रह स्थल भी कह सकते हैं, या इनको मेमोरी भी कह सकते हैं। अरे यार, ओके, हम इनको मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक मेमोरी का वो होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके की मेमोरी होती थी, एक प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और एक होती थी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, या प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, या पहली मेमोरी या दूसरी मेमोरी, इस तरीके से भी आप इनको कह सकते थे। मैंने वहां पे आपको सारी चीजें बताई थी कि रैम क्या होता था, रोम क्या होती थी, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वहां पे बचा था तो सिर्फ ये कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ड्राइव ईटीसी, ये सब क्या होते हैं। तो देखो सीडी क्या होती है आपने देख रखा होगा, एक जो गोल गोल कलर की वो होती है ना, जिसपे गोल कलर की डिस्क सी रहेगी, उसके ऊपर एक शाइनी वो रहेगा एक साइड में कुछ
ब्लड टाइप का कुछ भी रह सकता है, कुछ भी प्रिंटर लगा दिया, मूवी का पोस्टर लगा दिया। तो आपने सीडी सबने देख रखी होगी, सीडी जो होती है वो सारी की सारी उस तरीके की दिखाई देगी। फिर डीवीडी क्या होती है, सीडी के जैसी ही डीवीडी रहती है। सीडी और डीवीडी मतलब आजकल जो है ना डीवीडी सब पे उन पे लिखा रहता है सीडी या डीवीडी, दोनों चीजें होती एक ही तरीके की है। होता क्या है कि अगर आपको एक मान लीजिए कोई एक मूवी है और उतनी स्टोरेज चाहिए, उतनी ही जगह चाहिए, तो आप जो है सीडी को काम ले लो, क्योंकि सीडी की क्षमता जो है कम होती है याद रखने की। इसके अंदर ज़्यादा डेटा को आप सेव नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लिमिट कम रहती है। लेकिन बहुत सारे अगर आपको स्पेस चाहिए, ज़्यादा डेटा सेव करना है, तो आप डीवीडी का उपयोग कीजिए, क्योंकि डीवीडी जो होती है वो अपने अंदर ज़्यादा चीज़ों को सेव करके रख सकती है, मतलब इसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आप सब लोगों ने देख रखी है, वो होती है ना छोटी सी, जिसको कंप्यूटर में लगा के उसमें डाटा कॉपी करते हैं, सब लोग जानते हैं आप पेन ड्राइव को। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क जो है एक इस तरीके की बॉक्स की तरह रहेगा, पतला सा बॉक्स रहता है मोबाइल की तरह, और उसमें भी पिन लगा के उसके अंदर से भी आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अंदर भी मेमोरी सेव की जाती है। क्योंकि ये भी इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी, मान लीजिए कि पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी जो है लगी रहती है, बहुत बड़ा स्टोरेज बन जाता है, जिससे आप एक सीडी रखोगे 10 सीडीओ को एक साथ लेके कैसे घूमोगे। तो ये मान लो कि 10 सीडीओ को इकट्ठा करके जो है एक हार्ड डिस्क के अंदर से एक बॉक्स के अंदर सेट कर दिया। एक जो कैडी होती है, मतलब एक बॉक्स रहता है प्लास्टिक का जिसके अंदर सेट करके सबको एक जगह पे लगा दिया, तो वही हमारी बन जाती है हार्ड डिस्क। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है। कैसेट सुनी है आपने, ठीक है। कैसेट्स जो होती है, पुराने टाइम पे कैसेट्स टेप कैसेट चला करती थी, जिनके अंदर क्या होता था कि एक ब्लू कलर की पतली सी रिबन सी रहती थी, जो दो पहियों के बीच में लगी रहती थी, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक बॉडी रहती थी। आपने सबने देख रखा होगा कैसेट्स, अगर नहीं देख रखा हो तो अपने पेरेंट्स वगैरह एक बार उनसे पूछिएगा, वो आपको उनके हो सकता है उनके पास हो, क्योंकि जो अ, पुराने लोग हैं या जितने भी जैसे हम जैसे हैं, तो हम लोगों ने वो चीज़ें देखी। आपके टाइम पे आते आते वो चीज़ें खत्म हो गई है, तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हो सकता है आपके घर में हो तो आपके पेरेंट्स आपको बताई दे कि देखो ये होती है कैसेट्स, या कहीं उनके पास पड़ी हो, शॉप वगैरह आप काम करते हैं तो वो दुकान पे जाके आपको दिखा दे। तो ये होती है कैसेट्स, क्या होती है किस तरीके की, उनको हम, वो कैसेट्स होती है उनके अंदर भी डेटा को सेव किया जा सकता है, तभी तो उनके अंदर गाने म्यूजिक वगैरह भरे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पहले भी एक्सप्लेन की हुई है और एक बार वापस से हमने देख लिया। अब देखो प्रिय बच्चों, अब प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के उदाहरण चित्र ढूंढो और अपनी नोटबुक में चिपकाओ। आपको देख के ढूंढना है। मैडम क्या आप मेमोरी यूनिट के बारे में भूल गए, हमने इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित था, कृपया हमें मेमोरी यूनिट के बारे में बताइए। बिल्कुल बच्चों, मैं तुम लोगों को अब मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ और आवश्यक सूचना देती हूँ। मेमोरी यूनिट क्या चीज होती है। अब ये टॉपिक को थोड़ी सी देर इसको छोड़िए, मैं जो पूछता हूँ आप उन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। ओके, मान लीजिए आपके पास, आप दुकान पे गए शुगर लेने के लिए, तो आप उसको दुकान वाले को जाके क्या बोलोगे दुकानदार को, या तो कहोगे आप मुझे कि 1 kg शुगर दे दो या 500 ग्राम दे दो, ठीक है, 500 ग्राम मतलब ½ kg, ½ kg होता है ना ये, या पाव भर दे दो, इस तरीके से भी तो आप उसको कह सकते हो। तो शुगर के लिए दे के दिया। जब आप ऑयल लेने गए या दूध लेने गए तो आपने उसको क्या बोला, 1 लीटर, ½ लीटर, यानी 500 ml, या उसको वो दिया पाव भर। पाव का मतलब क्या होता है 250, ठीक है। अब पाव वजन में तोलेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, पाव अगर इसमें तोलेंगे दूध या मिल्क के लिए तो उसमें जो लीटर आ जाए, मिलीलीटर आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती है। जब आपको कहीं जाते हो, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, तो आप क्या कहते हो, 1 किलोमीटर, या फिर 500 मीटर, ठीक है। इस तरीके की बातें आप जो है मुझे बताते हो। तो मुझे सिर्फ सिंपल ये चीज बताओ कि ये जो आप कहते हो कि एक, सॉरी ये लिखा नहीं गया ना, हाँ, जैसे 1 किलोमीटर आपने बताया, देखो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोलने की वजह से थोड़ा सा जो है ना हमारा सिस्टम लोड होने में टाइम ले रहा है। अब थोड़ा सी देर एडजस्ट कीजिए, मैं इसको थोड़ी देर में सही कर दूंगा। या 500 मीटर, या कुछ और डिस्टेंस में बताते हो तो आप जो है, आप कहते हो कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है तो आप उसको फिट में बोल देते हो, या मैं पूछूं सेंटीमीटर में भी आप बताते हो, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें आप बताने के लिए यूज करते हो। तो ये जो आप देखते हो ना, केजी, ग्राम, पाउ, लीटर, मिलीलीटर,
किलोमीटर, मीटर, फीट, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट होती है, ये सब यूनिट होती है। आप हायर क्लास में जब जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जानने के लिए मिलेगा। ये सब यूनिट होती है, किसी भी चीज़ को उसकी यूनिट के साथ ही बताया जाता है, तभी लोग आइडिया लगाते हैं, क्योंकि सब लोगों को उसी तरीके से चीज़ें बताई हुई है तो सब लोग उसी चीज़ से समझते हैं। तो बिना यूनिट के हम किसी चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। मैं आपसे पूछूं, आपका घर मेरे घर से कितनी दूर है? आप लोग बोलोगे सर हमारा घर मेरे आपके घर से जो है 1 किलो 1 लीटर दूर है। तो क्या ये सही होगा? ये बोलना सही होगा कि 1 लीटर दूर है? क्या दूरी को लीटर में दिखाते हैं? दूरी को हमेशा किलोमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। किलोमीटर मतलब थोड़ा बड़ा भाग, और मीटर मतलब कि छोटा भाग। ठीक है, मीटर मतलब क्या होता है कि जैसे 1,000 मीटर मिल जाते हैं ना, 1,000 मीटर को आप लंबा नाप लोगे तो उसको 1 किलोमीटर कहते हैं। वैसे 1,000 ग्राम को आप एक साथ तोल दोगे तो वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। वैसे 1 लीटर का होता है, लेकिन अब जो है लीटर को हम बाद में दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको अभी छोड़ो, क्योंकि लीटर के अंदर जो है ना 1,000 नहीं होते, वो 980 ही होता है, 990 ही होता है। 980 उस हिसाब से जो है लीटर का देखा जाता है। तो वो सारी चीजें जो है आप यूनिट में नापते हो। तो वैसे ही मेमोरी को नापने के लिए भी तो कोई यूनिट होगी ना, मेमोरी को नापने के लिए भी तो कोई यूनिट बनाई होगी, वरना हम कैसे नापेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर इतनी मेमोरी है? कैसे कहेंगे? कुछ ना कुछ तो नापने का तरीका होता है। एक दूसरी चीज मुझे बताना कि जैसे आप दुकान पे कुछ लेने जाते हो, शॉप पे कुछ लेने जाते हो, तो दुकान वाले को बोलते हो आप कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, ये कहना सही रहेगा, या 1 किलो दूध दे दो ये कहना सही रहेगा? ठीक है, दोनों ही नापते हैं बराबर सी चीजों में, लीटर, किलोमीटर वगैरह, और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप नापते हैं। लेकिन जब आप कुछ लेने जाते हो दुकान पे, जैसे दूध भी हो गया ½ किलो, दुकान वाला भी आपको यही कहता है, तो क्या वो सही होता है वो बोलना उसका? कि अगर मान लीजिए वो दूध के लिए कहता है कि आप दुकान वाले को जाके बोलते हो कि मुझे ½ लीटर दूध दे दो, लेके आते हो ना हम दूध वगैरह खरीदते हैं, तो मुझे ½ लीटर दूध दे दो ये कहना सही है, या मुझे ½ किलो दूध दे दो ये कहना ठीक रहेगा? कौन सा इनमें ज़्यादा सही है, मुझे ये बताओगे, और ये कमेंट में आप बताओगे, और सही है तो क्यों है ये भी आप लोगों को बताना है। कि अगर लीटर में नापते हैं दूध को या किलो में नापते हैं, तो आप दुकान वाले को क्या जाके बोलो कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए। वैसे आप किलो बोलोगे तब भी वो आपको किलो दूध देगा, लीटर बोलोगे तब भी आपको वो इतना ही देगा। अगर आप एक ½ किलो की थैली मांगते हो दुकान पे जाके, जो पैकिंग का दूध आता है, तो आप अगर उससे बोलते हो कि मुझे ½ किलो दूध दे दो, तो वो ½ किलो की थैली आपको पकड़ा देगा। लेकिन आप उसको बोलोगे मुझे ½ लीटर दूध दे दो, तब भी वो आपको वही थैली पकड़ाता है। तो वो कैसे समझ जाता है दोनों चीज़ों को? क्या दोनों, इसका मतलब दोनों चीज़ें सही हो गई? तो मैं आपके पास विचार जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो चीज़ें सही होती है या कौन सी चीज़ गलत है उसमें, लेकिन लोग उसको फिर भी समझ रहे हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर को नापने के लिए इसकी भी एक यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट डाटा की मात्रा को बताती है। क्या बताती है? जो आपकी यूनिट होती है ना, वो मात्रा बताती है आपकी मेमोरी की, कि आपके पास कितनी मेमोरी है, आपके पास कितना डेटा है। मेमोरी की यूनिट जो बताती है ना, उस यूनिट से ही तो हमें पता चलेगा कि ये मेमोरी कितनी बड़ी है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर कितना डेटा आ सकता है, यानी कि ये डेटा कितना है, इस डेटा की साइज कितनी है। तो वो नापने के लिए हमें जो है मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कितना डेटा है हमारे पास, इसको नापने के लिए जो मेमोरी में भरा हुआ है उसको बताने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, और वो यूनिट कहलाती है बिट। क्या कहलाती है? बिट। जब किलो को नापते हैं, किलोग्राम को, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ग्राम ही तो होती है उसकी। अगर आप वजन को नापने जाओगे तो सबसे छोटे क्या नापोगे? ग्राम में ही तो नापते हो उसको। ग्राम मिलके फिर किलोग्राम मिल बनते हैं, किलोग्राम से टन क्विंटल बनता है, फिर क्विंटल से टन बनते हैं, ऐसे बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा नाप क्या होता है आपका ग्राम में? अगर आप मान लीजिए कहीं पे सोना लेने जाते हो, तो सोना लेने जाते हो तो सी यही तो बात करते हैं कितने ग्राम का है। किलो में थोड़ी लेके जाए, किलो में तो इतना महंगा हो जाएगा, आप और में बिक जाएंगे खड़े खड़े, लेकिन हम 1 किलो का नहीं खरीद पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो हम उसको ग्राम में ही छोटी छोटी मात्रा में बनवाते हैं। चांदी लेके आते हैं कितने ग्राम की? 5 ग्राम की, 10 ग्राम की। 2 तोला का सोना, 1 तोला का सोना, तो वो तोला भी उसमें भी ग्राम रहता है, 10 ग्राम 1 तोला हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी मात्रा नापते हैं हम। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट रहती है, जिसको में डाटा को नापने के लिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है वो? बिट। बिट से बड़ी होती है हमारे पास निबल। क्या होती है? निबल। और जब 4 बिट मिल जाते हैं ना, तो 4 बिट को मिलाने से क्या बनता है? एक
निबल। अगर इन चार को बना मिला देंगे इन बिट को तो हमारे पास मिलता है एक निबल। और अगर 8 बिट को मिला देंगे, 8 बिट को मिला देंगे तो हमें देखने को मिलता है एक बाइट। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे बिट है सबसे छोटी यूनिट। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 बिट को मिला के क्या बनता है, तो आप कहोगे निबल बनता है। और आपसे पूछा जाए 8 बिट को मिला के क्या बनता है, तो आप बोलोगे एक बाइट बनता है। 4 निबल मिला, वो 4 बिट को मिलाने से तो बन गया एक निबल, और 8 बिट को मिलाने से बनता है एक बाइट। तो इस चीज को इस तरीके से आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद इतना सा आगे थोड़ी, अभी भी तो बाइट बहुत छोटी यूनिट है। अब आ जाते हैं बाइट पे। जब 1024 किलो बाइट बन जाती है, जैसे किलो में क्या होता है ना, 1000 ग्राम मिले तो क्या बन जाता है हमारे पास 1 किलोग्राम, 1 kg बन जाता है। ठीक है, वैसे ही 1000 अगर मीटर मिले, सॉरी 1000 है ना, तो बन जाता है 1 किलोमीटर। तो वैसे ही 1024, मेमोरी में याद रखना 1024 पे ही सारी चीजें चेंज होगी, 1000 पे नहीं। 1024, 1024, इस पे ही सारी चीजें मिलती है। जब 1024 बाइट मिल जाती है, जो ये बाइट होती है ना, हमने जो बाइट देखी थी, अब हम बिट को छोड़ेंगे, अब बाइट से आएंगे। अब बाइट 1024 अगर बाइट मिल गई, 1024 बाइट को हमने मिला दिया, तो वो बन जाता है हमारे पास 1 किलो बाइट। और इसको दिखाते हैं कैपिटल बी से। इसको ये चीज भी याद रखना, देखो यहाँ पे बिट जो होता है ना, इस बिट को लिखते हैं स्मॉल बी से, और ये जो बी होता है ना, इसको लिखते हैं कैपिटल बी से, क्योंकि दोनों का नाम बी से शुरू होना, ये तो एन से रहेगा, लेकिन इसमें ये बड़ा होता है इसलिए इसको बी से दिखा देते हैं। तो 1024 जब बिट मिल जाती, बाइट मिल जाती है, तो उन बाइट को मिलने से बनता है हमारे पास में 1 किलो बाइट। ओके, फिर 1024 किलो बाइट, 1024 किलोबाइट अगर मिल जाती है, तो उनको बनने से बनता है 1 मेगा बाइट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम MB। उसके बाद 1024 अगर MB होती है, 1024 मेगाबाइट मिल जाती है, तो बन जाता है हमारे पास 1 गीगाबाइट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम GB। अब एक चीज आप नोटिस करना, जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपके मोबाइल की ऊपर स्क्रीन में कोने में ना ऐसे स्पीड चलती रहती है, KB, MB, 10 KB, 15 KB, 100 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, इस तरीके से उसमें स्पीड आती रहती है। वो पता है होता क्या है? वो होती है आपके इंटरनेट की स्पीड, कि कितना जो है डेटा आप पर सेकंड अपनी मेमोरी के लिए यूज में ले रहे हो, अपनी मेमोरी में काम ले रहे हो, या कितना पर सेकंड डेटा आप जो है अपनी यूज के लिए उपयोग में ले रहे हो। आपके पास जो डेटा था उसमें से कितना आप जो है खर्च कर रहे हो प्रति सेकंड, तो वो होता है आपकी मेमोरी का डेटा वहां पे। तो वहां पे जब आप देखोगे तो वहां पे जीबी आपको दिखाई देगा। तो आपके पास में डेली अगर मोबाइल में 2 GB डाटा आता है, तो वो जीबी जो है ना हमारा, ये जीबी होता है। इतना डेटा आप जो है डेली खत्म कर देते हो। जबकि एमबी में जो आता है ना, वो एमबी उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। मान लीजिए आपने 500 MB खत्म कर दी और आपके पास 2 GB डेटा दो डेली आता है, तो कहने का मतलब क्या होगा, 2 GB में कितना हो गया, 1 GB में 1024, तो 2 GB में हो जाएगा 2048 MB। यही होगा ना, 2048 MB। इस 2048 MB में से आपने जो है इतना सारा डेटा जो है खत्म कर चुके हो। 500 MB का जो डेटा था वो आपने खत्म कर दिया, तो अब आपके पास बच रहा है 1548 MB, जिसमें आप अभी भी यूट्यूब चला सकते हो। तो इस तरीके से जो है मेमोरी यूनिट को समझा जाता है। अब जीबी ही सबसे बड़ा नहीं होता, जीबी से बड़ा हमारे पास जो है टेराबाइट भी होता है, टीबी होता है। वो 1024 TB मिला के टेराबाइट बन गया। फिर 1024 TB को मिला के 1 पेटाबाइट बनता है। इस पेटाबाइट की साइज जो है बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गाड़ी आई हुई है सफाई वाली, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है।
2 मिनट के लिए, अभी वापस से सही हो जाएगा। तो ये आपके पास में पूरा एक सिस्टम होता है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। बिट 4 बिट मिलके क्या बनता है, एक निबल। 8 बिट मिलके क्या बनता है, एक बाइट। 1024 बाइट मिलके क्या बनता है, 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट को मिला देते हैं तो क्या बनता है, 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को मिला देते हैं तो क्या बनता है, 1 गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ी बड़ी कौन कौन सी, टेराबाइट और पेटाबाइट। और हमेशा कितना मिलाना है आपको, 1024 ही आपको इसमें ऐड करना है। 1024 जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ये बना लेंगे। वो बाहर से आवाज़ आ रही है, 2 मिनट के लिए मैं इसको म्यूट करता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वेट, तब तक मैं जो बना रहा हूँ उसको। ओके, अब देखो आपके सामने जो है ना, ये दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है, BNB KM GTP। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड डबल बार रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक को छोड़ के, बी को छोड़ के, जिसको फर्स्ट वाले बी को हम स्मॉल में लिखते हैं, उसके बाद का जो बी आता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये इसी ऑर्डर में याद करना होगा, BNB KM GTP। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कुछ भी फॉर्म याद रख लीजिए, और शॉर्ट फॉर्म रख के आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट ही, वैसे 2 5 10 बार आप पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगी, यहाँ तक आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, किलोबाइट तक। उसके बाद में अगर इन चारों के लिए ट्रिक बनाना चाहो तो MGTP, MGTP, ये छोटी सी ट्रिप आप ऑर्डर याद रख सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है इसमें। मैं आपको इसको तोड़ के कुछ फॉर्म बना के दूं और बाद में वो भूल गए तो वो कोई काम की नहीं, इससे अच्छा आप ये इस तरीके से याद रखो। अरे वाह मैडम, अब मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे स्मार्टफोन की रैम में 4 GB का मतलब क्या होता है। धन्यवाद मैडम, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी मिली। अब आप भी समझ गए होंगे कि आपके फ़ोन की रैम में अगर 4 GB लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने कमेंट में उसका आंसर नहीं बताया। इसका मतलब कि लोग, बच्चे जो है इस वीडियोज़ को देख नहीं रहे। देखिए, इनको आपके लिए हेल्पफुल होगी ये चीज़ें, काफ़ी आपको काम देगी। जब 10th क्लास में जाओगे या 12th क्लास में जाओगे, 12th पास करोगे, तो यही चीज़ें पढ़ने के लिए फिर आपको जो है पैसे दे के इधर उधर टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, और पैसे भी आपके खर्च करने पड़ेंगे। वही चीज़ें मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें 10th क्लास के बच्चे को भी नहीं आती। तो सोचिए आप उनसे कितना एडवांस सीख रहे हैं, इतनी ज़रूरी चीज़ें उनसे सीखी जा रही है। तो उसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल के अंदर 4 GB की जो रैम है, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसकी क्षमता को दिखाती है। तो जितनी अच्छी रैम उतना अच्छा मोबाइल। आओ बच्चों, इतनी जानकारी लेने के बाद सीखें कि कंप्यूटर का मज़ेदार तरीके से उपयोग कैसे करें। ठीक है मैडम, हम इसे कैसे कर सकते हैं, कि हम सीखेंगे कि जी कॉम्प्रेस सॉफ्टवेयर, सेक्सी सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। और पहले जी कॉम्प्रेस को इंस्टॉल करना हम सीखेंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है जी कॉम्प्रेस करके। ठीक है, जी कॉम्प्री करके डायरेक्ट इसको बोलते हैं। जी कॉम्प्रेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनका उपयोग जो है आप शैक्षणिक तौर पे शिक्षा के लिए गेम खेलते खेलते भी इनका उपयोग कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसी चीज़ें आती है जिनका उपयोग करके आप जो है गेम खेल के मज़ेदार तरीके से भी उस चीज़ को समझ सकते हो। जी कॉम्प्री एक उच्च गुणवत्ता वाला शैक्षणिक सॉफ्टवेयर है, सूट है, जिसमें बच्चों के लिए बड़ी संख्या में गतिविधियां शामिल होती है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर कई सारी तरीके की चीज़ें शामिल होती है। कुछ गतिविधियां खेल उन्मूलन है, लेकिन फिर भी शैक्षिक है। खेल के लिए गेम्स भी है, लेकिन आपको जो है शैक्षिक चीज़ें, वो शिक्षा से संबंधित चीज़ें दिखाती है। कई सारे इसके अंदर गेम आते हैं, रीडिंग के लिए कुछ आता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के गेम आते हैं, गेम्स दूसरे आते हैं, अदर कई सारी चीज़ें आती है जिनका उपयोग करके जो है आप फन के तौर पर इन चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे आपके घर में, तो उन बच्चों को मोबाइल चलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, तो उनको गेम खेलने का शौक रहता है। तो आप उनको ऐसी आदत डालिए कि वो जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर पे आके गेम खेले, खेलने दीजिए आप उनको। इस गेम को खेलते खेलते देखिए वो बहुत कुछ सीख जाएंगे।
बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती है। इसमें एजुकेशन के तरीके से गेम भी इसमें वैसा डाला गया है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा आपको बिल्कुल जी कॉम्प्री का एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आप बस थोड़ी देर बैठे रहिए और आप देखते रहिए। जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अलग से उस चैप्टर को देख सको और उस चैप्टर को सीख सको। ओके। और उसी चैप्टर की जो है हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स को के बारे में भी बताएंगे। चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है, मैं चाहता तो इसको एक लेक्चर में भी खत्म कर देता, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे, मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा। वर्तमान में जी कॉम्प्री 100 से अधिक गतिविधियों को पेशकश करता है। कम से कम 100 गतिविधियां ऐसी है इसके अंदर, जो इससे भी ज़्यादा हो गया। ये तो बुक के अपडेट की उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिली है, अब तो ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसका अधिक विकसित की जा रही है। जी कॉम्प्री एक मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है, इसका मतलब है कि आप इसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना किसी भी तरीके का, फ्री होता है, फ्री में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी कॉम्प्री परियोजना को केडी समुदाय द्वारा होस्ट और विकसित किया जाता है। ये एक उनका जो ग्रुप है वो इस चीज़ को चलाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जी कॉम्प्री को इंस्टॉल करना है अपने सॉफ्टवेयर में। कैसे करेंगे, गूगल पे जाके जी कॉम्प्री करके सर्च कीजिए। जी कॉम्प्री की जैसे आप सर्च करोगे उसकी खुद की वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट के अंदर आपको इस तरीके से सामने दिखाई देगा जैसे इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे जो येलो लाइन है ना, ये वाली, इस येलो लाइन के अंदर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप क्लिक जैसे ही करोगे, क्लिक करते ही आपका जो है वो जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए नहीं करना चाहते इसको डाउनलोड, तो डायरेक्ट इसको जो है आपके ब्राउजर में नाम लिखिएगा, सर्च कीजिएगा जी कॉम्प्री लिख के, और जैसे जी कॉम्प्री करके आप लिख के सर्च करोगे आपके वहाँ पे आपको ये साइट मिलेगी। आप उस साइट पे भी इसको ऑफलाइन भी, इस साइट पे डायरेक्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से भी जाके देख सकते हो, या फिर आप जो है डायरेक्ट साइट पे जाके भी इसको पढ़ इसके बारे में देख सकते हो। अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे मांगेगा कि कौन सा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब सेलेक्ट करके जो है आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दोगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। और इसके अंदर जो अलग अलग जो चीज़ें होती है, जैसे कोई गेम से रिलेटेड हुआ, या ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग होते हैं। इसमें कई सारी कैटेगरी रहेगी जिन कैटेगरीज के अंदर जो है आप जाके किसी भी चीज़ पे कुछ भी प्ले करके सीख पाओगे। देखो देखो, जैसे इस बच्चे के पास 1 2 3 लिखा हुआ है, तो मतलब ये मैथ्स की कुछ एक्टिविटीज़ करवाएगा। इसके पास ABC है, इसके पास कुछ और है, उसके पास कुछ और है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही आपको चीज़ें बताता है जो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी। हम करते हैं प्रैक्टिकल को, बिल्कुल करेंगे। अभी रुकिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है इस प्रैक्टिकल के इस जी कॉम्प्री के बारे में बताऊंगा। और यकीन कीजिए जी कॉम्प्री के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जितनी टेक्निकल चीज़ों को कंप्यूटर के बारे में या जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को आज से ही समझना स्टार्ट करोगे ना, आप 10th 12th में जाते जाते आप बहुत सारी अपनी स्किल्स बना लोगे, अपने अंदर की सब बहुत सारी स्किल्स बना लोगे। एक बाद में जाके चैप्टर आएगा आपके, उसके अंदर तो मैं आपको गेम तक बनाना सिखाऊंगा, आप खुद अपना गेम तक डेवलप कर पाओगे। तो इन चीज़ों को सीखिए, अगर इन चीज़ों को अभी नहीं सीखोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, आप अपनी कोई स्किल पे काम नहीं कर पाओगे। तो आप अभी से सीखिए ना जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर। बाद में आपके 12th के बाद में इसी चीज़ को सीखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाओगे, वो आपको एक एक करके चीज़ें सिखाएगा। तो मैं अभी से आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को देखिए, अच्छे से देखिए। ओके। तो ये आपका जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर है, आप प्ले स्टोर पर उपयोग करके अपने फ़ोन पर भी जी कॉम्प्री को इंस्टॉल कर सकते हो। आप करके देखिएगा, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मेरे कहने से जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके जी कॉम्प्री लिख के उसमें सर्च करना, वहाँ पे आपको आ जाएगा, और उसको जाके सेव कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर गेम्स वगैरह खेलने की कोशिश कीजिएगा। बाकी और चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही, सारी की सारी चीज़ें कि किस तरीके, लेकिन एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरीके से आएगा, जिसके अंदर गेम आएंगे, वो सारी चीज़ें आएगी, क्यूज आएगी, उन सब का आंसर आपको देना है। और बाकी जो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के गेम्स देखने को मिलेंगे, बेबी कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर क्या मिलता है, इस तरीके की क्यूज देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले एक बार चैप्टर को पूरा करते हैं। चैप्टर को पूरा करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है हम उनके बारे में देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको एक एक डिटेल बारीकी से पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं अलग से आपको जो है एक और वीडियो बना के दूंगा, छोटी छोटी वीडियो 2 3 पार्ट में बांटूंगा, ताकि 2 पार्ट में इस जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर को मैं फुली एक एक ऑप्शन के साथ में करके आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ काम आता है।
ओके, या फिर कोशिश रहेगी तो एक वीडियो में भी मैं करवा सकता हूँ, 1 घंटे की एक वीडियो भी अगर दी तो वो भी इनफ होती है। तो हम जो है इसके कुछ और चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। कंप्यूटर एटिकेट्स, एटिकेट्स क्या होते हैं? आपके आपके मोरल जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं। कंप्यूटर के साथ सुरक्षित रूप से काम करते समय हमें शिष्टाचारों को ध्यान में रखना चाहिए। एटिकेट्स मतलब आपके शिष्टाचार की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कंप्यूटर पर काम करते टाइम हमें ध्यान देना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कंप्यूटर पर काम करना चाहिए। कोई ये नहीं कि कुछ भी अपनी तरफ से बना के कुछ भी अपनी तरफ से उसमें गड़बड़ कर दिया, माउस को खोल के फेंक दिया, कीबोर्ड को फेंक के कहीं और लगा दिया, मॉनिटर है उसको मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। जैसे जाते हैं ना बच्चे लैब में जाते हैं तो कीबोर्ड, कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी उस पर करेंगे टप 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 टप, कीबोर्ड में कीज बजाने में मजा आएगा। अरे भाई क्यों की बजा रहे हो? अगर उनमें से खराब हो गया तो कल को आपको ही अगर कुछ करना पड़ा तो आप कैसे उस पे सिस्टम पे काम करोगे? आपका दोस्त आप कर रहा है उसको देख के आप सुन के बैठे हुए हो, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसको टोकोगे तो नहीं कि नहीं ऐसा मत कर, गलत है ये। और आप क्या करोगे? आप भी बजाने लगोगे कि मजा आ रहा है। उसमें क्या मजा आ रहा है? कीबोर्ड में क्या मजा आ रहा है? उसमें माउस को इधर से उधर उठा उठा के पटकेंगे, उसमें क्या मजा आ रहा है? ये तो एक तरीके से आपने अपनी चीज को नुकसान पहुंचाया है ना। वो स्कूल में आपके लिए चीजें, स्कूल में कोई चीज अगर आपके लिए है या आप कहीं पे भी कुछ पढ़ने जाते हो तो वो चीज आपके लिए है, आपके फायदे के लिए दी हुई है। आप कितने बेवकूफ आदमी हो कि आप अपने फायदे की चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई आप अपने गाल पे ही थप्पड़ मार के खुश हो रहे हो, गलत चीज है ना। कंप्यूटर में आपको टीचर ने कुछ बोला कि नहीं आप इस पे बैठ के कुछ देखिए, आप क्या करोगे? आपने थोड़ी देर टीचर्स का ध्यान नहीं रहा और आपने वहां पे ओपन करके क्या किया? वहां पे लगा ली हॉरर स्टोरीज, मूवीज, शॉर्ट्स देखने लग गए। ठीक है, तो ये तो आपकी गलती है। इससे किसको नुकसान हो रहा है? इससे टीचर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे आपको नुकसान हो रहा है। आप समझदार आदमी हो, बच्चे हो, 6th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए इस तरीके की चीज़ें मैं क्लास में आके करूँगा या मैं क्लास में करूँगी तो मैं घर पे भी यही कर रही हूँ, तो फिर मैं अपनी लाइफ में सीख क्या रही हूँ स्कूल में आके? अगर मैं स्कूल में आई हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए आना है, कंप्यूटर लैब में आई हूँ तो मैं कुछ कंप्यूटर के बारे में सीख के जाऊँ, ना कि यहाँ बैठ के शॉर्ट्स देखूँ, वीडियो देखूँ, हॉरर स्टोरी देखूँ। वो तो आपके पास घर पे मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर है आपके पास, आप उसमें देख लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मोटे हो जाते हैं क्या? कुछ अच्छी चीज़ें देख है वो? नहीं, कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, वो सब फालतू चीज़ें हैं। मैंने अपनी बचपन में भी देखी होगी लेकिन आज क्या काम आ रही है? आज कोई काम नहीं आ रही, मैं देखता ही नहीं, उनको फालतू बकवास लगती है। वो सब चीज़ों का फायदा क्या है? उससे अच्छा है आप सब्जेक्ट पढ़िए, आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा आप किसी और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन आप देखिए जो आपके भविष्य फ्यूचर के लिए अच्छी है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाने के बाद में एक क्लास में लूँगा डेली की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जाके थोड़ी देर में बैठ जाऊँगा आराम से। सारे दिन मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मुझे कोई आके नहीं पूछ रहा, ना पेरेंट्स कुछ बोलेंगे ना कोई कुछ और बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो सक्सेस लेनी थी वो हासिल कर ली है। मैं प्रॉपर एक इनकम जनरेट करता हूँ जिससे मेरी फैमिली और मैं खुश हैं, हम लोग आराम से उस चीज़ से चल रहे हैं, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी है, मैं एक स्टैंडर्ड लिविंग है मेरा अच्छा खासा, मैं मेरे पास सारी वो सुविधाएं उपलब्ध है जिनके लिए मैंने मेहनत की थी। तो अब मैं अगर कुछ करूं ना करूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सारी चीज़ें मेरे पास रहेगी, यहाँ तक कि चलती रहेगी आगे। तो आपके पास भी ऐसा टाइम आएगा ना, उस टाइम पे आके ही आप जो है उन चीज़ों को करिएगा। लेकिन अभी क्यों कर रहे हो उनको? अगर अभी आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये बताइए नुकसान किसका है? आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी उसमें कुछ नुकसान है, या किसी और व्यक्ति का नुकसान है, उसमें कुछ ही नहीं। अगर आपके पास में आपका दोस्त बैठ के कुछ गलतियां कर रहा है और आप भी वही कर रहे हो तो इसमें किसका नुकसान है? आप दोनों का है। अगर वो गलती कर रहा है आप नहीं कर रहे हो तो इसमें किसका नुकसान है? उसका नुकसान होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फायदा है, वो कहीं रह जाएगा पीछे, या कहीं रह जाएगी आपकी दोस्त पीछे, आप निकल के एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। होता है ना ये सब, आप एक अच्छा क्लास में रिजल्ट दोगे। तो वो सारी चीजें आप ही के ऊपर डिपेंड करती है, इन्हीं को कहते हैं शिष्टाचार। बिना मतलब लैब में घुसे और किसी भी चीज को छेड़ने लगे, जैसे आगे आएंगे। कंप्यूटर काम करने से डूज मतलब आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर लैब के अंदर आपको क्या करना चाहिए पहले हम ये देखते हैं। तो कंप्यूटर काम करने से पहले टीचर से परमिशन जरूर लेनी चाहिए। कभी भी बिना टीचर की परमिशन के आपको कोई भी काम कंप्यूटर पर नहीं स्टार्ट करना है। अगर आप कंप्यूटर पर बिना टीचर की परमिशन के कुछ काम करते हो और मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किसी तरीके का कोई दिक्कत है, तो हो सकता है आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए या किसी तरीके के आपको कोई शारीरिक नुकसान हो जाए। हो सकता है उसमें करंट हो या उसमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, उसके अंदर हीट हो, उसके अंदर और भी कई समस्याएं हो सकती है। तो आपको बिना कंप्यूटर की परमिशन के किसी भी कंप्यूटर को छेड़ना तक नहीं चाहिए।
हाथ तक नहीं लगाना चाहिए आपको किसी कीबोर्ड। उसके अलावा सिस्टम को स्विच ऑन करने के सभी स्टेप से परमिशन ले। स्विच ऑफ करने ऑन करने के सभी स्टेप्स जो होते हैं उनका पालन करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट दबा दिया बटन और कर गए चालू। आपको ये सब नहीं करना है। आपको सीखना है कि किस तरीके से सिस्टम को ऑन किया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से आपको सारे स्टेप करके ही अपने कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से चालू करना है। कीबोर्ड और माउस को धीरे धीरे उपयोग करिए। वे माउस को माउस पैड पर ही रखें। कीबोर्ड और माउस को धीरे धीरे उपयोग करना है। ये नहीं फेंक रहे हैं, मार रहे हैं कीबोर्ड पे, की तोड़ दी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। अगली बार आप ही उस पर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका दोस्त उस चीज़ को करता है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी आप पास में बैठे हो, आपकी दोस्त वो सब कर रही है, तो आप उसको मना कीजिए कि ये सब जो है शिष्टाचार नहीं होता है, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। अगर वो गलत करता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आप टीचर को जाके इन्फॉर्म कीजिए कि सर इस तरीके से ये गलत कर रही है। उससे होगा क्या, हो सकता है किसी दिन वही सिस्टम आपके काम के लिए आए और आपको फिर याद आए कि अरे उसी दिन अगर मैंने मेरे दोस्त को मना किया होता तो आज मेरे को अच्छा सिस्टम मिला होता और मैं अच्छे सिस्टम पे काम कर रहा होता। अभी आपको स्कूल्स में बहुत पढ़ना है, कहीं दूसरी जगह पे भी बहुत पढ़ना है, तो हो सकता है किसी दिन लौट फिर के वही आपके पास में वो चीज़ आ जाए। होता है ना कई बार कि अच्छा कुछ गलती कोई कर रहा था लेकिन हमने उसको देख लिया और एक दिन वही गलती हमारे सामने लौट के वापस आ जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है और ना ही करने देनी है। कंप्यूटर के साथ किसी भी समस्या की सूचना प्रभारी व्यक्ति को दे। आपके लैब में, आपकी जिस भी जगह पे आप जो भी काम करते हो, पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए कोई समस्या कंप्यूटर में आ रही है तो उसकी तुरंत सूचना अपने जो प्रभारी होता है, मतलब टीचर होता है या आपको जो और भी व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा है वहाँ पे, उसको तुरंत देनी है। ये नहीं आप खुद से लग जाओ। आप कर लोगे अगर आपसे हो जाएगा तो, लेकिन फिर भी एक बार उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दो, हो सकता है उसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो। कंप्यूटर पर काम करते वक्त अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। अब ये आपकी पर्सनल उसके लिए है कि काम करते टाइम ये नहीं झुक के इस तरीके से कुबड़े होके बैठ गए। अगर ऐसे होके बैठोगे ना परमानेंट ऐसे हो जाओगे। इसलिए कंप्यूटर पे जब भी काम करो अपनी बैक को एकदम सीधी रखो, वरना कमर दर्द होने लगेगा। तो सीधी बैक करके स्ट्रेट रख के ही आपको उस पर बैठ के काम करना चाहिए। कंप्यूटर को ठीक से शट डाउन करें और जाते समय सबसे सही शिष्टाचार आपका क्या होता है, कंप्यूटर को शट डाउन करके और फिर जाना चाहिए। कई बार जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, लैब में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपके बाद कोई दूसरे बच्चे आके बैठेंगे, दूसरे बच्चे आके पढ़ेंगे, तो आपको एक बार टीचर से पूछना चाहिए कि सर इसको बंद करना है या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप बंद करके चले गए और तुरंत दूसरे बच्चे आ गए, अब उनको चालू करना है सिस्टम, तो उसमें उनका टाइम वेस्ट होगा। तो इस केस में उसको बंद नहीं करना है। अगर आपकी क्लास लास्ट है, आपके बाद बंद होने वाली है स्कूल, तो फिर उस केस में बंद करना है। वो भी तब जब टीचर या आपका जो गाइड करने वाला है उसने बोल दिया कि हाँ बंद कर दो, तभी बंद करना है, अदरवाइज बंद नहीं करना है। अब आपके वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी होगी, आपको ये बिल्कुल नहीं करने हैं। कौन कौन से काम? कंप्यूटर रूम में कोई भी खाने पीने का सामान ना लाए। खाने पीने का सामान कंप्यूटर रूम में नहीं लेके आना है। कभी भी खाने पीने का सामान, मान लीजिए कोई खाने पीने का सामान है, आपने बोतल गिरा दी, पानी जाके सीपीयू पे चला गया और सीपीयू खराब हो गया। तो किसी भी तरीके की खाने की चीज़ है, कोई खाने की चीज़ है उसको आपने उधर डाल दी और वो सिस्टम के अंदर चला गया, उसके फैन को उसने रोक दिया, तो फिर उसकी वजह से वो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की खाने पीने की चीज़ों को कंप्यूटर लैब से बाहर रखना चाहिए। गीले हाथों से कंप्यूटर को कभी भी नहीं छूना चाहिए। गीले हाथों को कंप्यूटर को नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से। कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज को बहुत जोर से ना दबाना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को गलती करते हैं। नहीं करना बेटा, ऐसा गलत चीज़ है। किसी भी लेबल पुर्जे केबल या उपकरण को नुकसान न पहुंचा, नहीं हटाए, डिस्कनेक्ट न करें। आपको कुछ हटाना, कुछ लगाना या कुछ खुरेचना नहीं है वहाँ पे। आराम से माउस और कीबोर्ड को लो, उसमें आराम आराम से काम करो। किसी भी लैब कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर स्थापित या डाउनलोड न करे। नहीं किसी सिस्टम फाइल को संशोधित करे या हटाए। आपको ना कुछ हटाना है, ना कुछ लगाना है, ना डाउनलोड करना है, ना डिलीट करना है। लेकिन करते क्या है, लैब में जाएंगे, टीचर की नज़र नहीं पड़ी, कोई गेम हुआ और उस गेम को इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद में मस्त आराम से वो फाइल पड़ी हुई है। उससे होगा क्या, वो कंप्यूटर धीरे 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 इतनी फाइलें डाउनलोड आप उसमें कर दोगे कि वो स्लो हो जाएगा, उसका चलना भी भारी हो जाएगा। फिर आप उसमें ना गेम खेल पाओगे ना कुछ और काम कर पाओगे। और वैसे भी क्या स्कूल में गेम खेलने के लिए गए हो तुम लोग? स्कूल में क्या कंप्यूटर गेम खेलने के लिए जाते हो? उसके लिए तो घर पे खेल लीजिए। एट अगर आप जो है स्कूल में गए हो तो कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ के आइए। फालतू काम मत कीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ही तो मिलता है जहाँ आप तरीके से आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए मदद करता है, तो आप उसको थोड़ा उसी तरीके से काम को लीजिए ना। फालतू कामों में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो?
अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दीजिए, अगर कोई कुएं में कूदता है तो उसको कूदने दो ना, फिर हम क्या करें? जब दिख रहा है कि इसका भविष्य संकट में है, आगे जाके ये पछताएगा, और हमने उसको समझा दिया 5 बार फिर भी वो नहीं मानता, तो उसको छोड़ दो, उसको करने दो। फिर किसी भी लैब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना करना, कंप्यूटर रूम में शोर ना करे, सबसे बड़ी बात, वहाँ पे आपको शोर नहीं करना है। अगर वहाँ पे ज़्यादा नॉइज होगी तो वहाँ पे जो सिस्टम है उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं देगी, बाहर जाएगी, उससे डेकोरम खराब होगा। तो इससे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपको शोर नहीं करना है। अगर आपके पास में कोई ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है तो उसको बोलो, देख कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आवाज़ मत कर, शांति रखो, चुप से बैठो आराम से। एक लाइन होती है ना कि इस लाइन में एक ऑर्डर बना के बैठो कि आगे जो बच्चा बैठा है इसके पीछे इस तरीके से ऑर्डर से हम बैठे हुए हैं, ये एक सही तरीका होता है बैठने का। इस तरीके से आपके टीचर ने जो भी जिस तरीके से आपको लाइन बना रखी है, एकदम इस तरीके से लाइन को रखो, ताकि आगे वाला बच्चा पीछे वाले बच्चे के एकदम बिल्कुल पीछे बैठे, और इन हर के बीच में जाने के लिए निकलने के लिए जगह रखो। ये होता है एक लैब में बैठने का तरीका, एकदम सीधी लाइन इधर से आगे से, और ऐसे भी आगे जो बच्चे बैठे हैं वो भी एक लाइन से। इस तरीके से आपको जो है उनके अंदर सही तरीके से एडजस्ट होके बैठना होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई मूवी, किसी तरीके की कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर लैब में आपको नहीं करनी होती है। ये आपके कुछ शिष्टाचार होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप कंप्यूटर पढ़ते हैं या आप जो है वहाँ पे टाइम पास करके उस तरीके से आ जाते हैं। जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आने वाले समय जो है कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप लाइफ में बहुत आगे निकलोगे। और अगर वहाँ पे मस्ती करोगे तो लाइफ आपके साथ मस्ती कर देगी, और उस मस्ती के चक्कर में फिर आप जो है ज़िंदगी भर यहीं पे कुछ ना कुछ मस्तियाँ ही करते रह जाओगे, अच्छी जगह पे नहीं पहुँच पाओगे। तो सीरियस लेके और उसको उसी तरीके से पढ़ाई करना है सभी बच्चों को। कई बच्चे जो है पूरी लेक्चर देखते नहीं है, कई वीडियो पूरे देखते नहीं, और फिर आ जाएंगे एक दिन उठ के कि सर हमको तो कुछ नहीं आता, हमने तो कभी पढ़ाई नहीं है, पैसे ले लो और हमको ये सारी चीज़ें पढ़ा दो। तो उस वो फिर आपका नुकसान है। तो कोशिश कीजिए पूरी वीडियो देखने की, एक एक टॉपिक को समझने की। अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखिए। फ्री में आपको अगर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है तो आप उसको देखिए। मैं आपसे क्या पैसे थोड़ी ले रहा हूँ 10 बार देखने के, आप देखिए ना, आपके पास है, आप 10 बार देखो इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना है। अब हमारा जो है चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसका एक जो टॉपिक है जी कॉम्प्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल से पूरा उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल जो है हम इसके लिए कुछ आपके रिमेंबर पॉइंट होते हैं। ये रिमेंबर पॉइंट हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको खुद से पढ़ने होते हैं। इनसे आपको पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरीके से सारी चीज़ें जो है रिवाइज होगी, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है एक बार खुद से ध्यान देके और पढ़ना होता है। कुछ नहीं है, 17 पॉइंट है। इन 17 पॉइंट को पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा? ओके, तो सारी चीज़ों को एक बार रिपीट करो, पढ़ो, और अच्छे से उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स पे जब हम आते हैं तो हम यहाँ से सोल्व करते हैं। मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकते हैं? क्या ईमेल भेज के कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, चैटिंग से कर सकते हैं, और तीनों उपाय हैं हमारे पास। किस तरीके से हम संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास तीनों ही उपाय हैं। हम चैट भी तो करते हैं मोबाइल से, वीडियो कॉल नहीं करते क्या? और ईमेल क्या होता है? ईमेल जो हम मैसेज करके भेजते हैं उसको ईमेल कहते हैं, मेल के थ्रू, तो वो उससे भी तो संपर्क कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। कीबोर्ड किसका उदाहरण है? आउटपुट यूनिट का, इनपुट यूनिट का, सीपीयू का, या किसी का भी नहीं। जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है, माउस भी इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है, मॉनिटर आउटपुट का उदाहरण होता है। आउटपुट यूनिट का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ए बी दोनों। देखो मॉनिटर तो होता ही है, तो अगर मॉनिटर के साथ में प्रिंटर दिया हुआ है तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एक स्कैनर होता है और एक होता है हमारा प्रिंटर। स्कैनर क्या करता है? चीज़ों को स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। ये कंप्यूटर है आपका, ओके। तो स्कैन करके और ये चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। जबकि प्रिंटर क्या करता है? उन चीज़ों को बाहर, आपको अगर हार्ड कॉपी है तो कॉपी की फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में, पेज की फॉर्म में वो आपको देता है, पेज बना के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक ये काम करता है स्कैनर और प्रिंटर। स्कैनर क्या करता है? जो बुक रहती है उस बुक के अंदर से उसको कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम करता है, और कंप्यूटर के अंदर से बुक की फॉर्म में लाने का काम कौन करता है? प्रिंटर। मतलब सॉफ्ट हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल ले जाते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होती है? जिनको हम हाथ लगा के छू सकते हैं, जैसे कॉपी है, नोटबुक है, नोटबुक हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी के अंदर से जो है
हम सॉफ्ट कॉपी के अंदर ले जाने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं, और उस सॉफ्ट कॉपी को वापस हार्ड कॉपी में अगर बना के प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम चुनो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये दोनों ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मॉनिटर थोड़ी था, मॉनिटर तो एक आउटपुट यूनिट था। ओके, तो ये सारा आपके पास हो गया। आईसीटी का मतलब क्या होता है? आपको फुल फॉर्म लिखनी है आईसीटी, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, इसकी एक फुल फॉर्म होती है। सेव ऑप्शन मेन्यू में होता है। सेव ऑप्शन कहाँ होता है? फाइल मेन्यू में होता है, पढ़ा था ना हमने। में सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है हमारी, प्राथमिक मेमोरी, या जिसको बोलते हैं रैम रोम, उसमें अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। बताया था ये भी, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के आए थे हम। स्मार्टफोन और टैबलेट के इसके उदाहरण हैं पाम टॉप के। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सही गलत को निशान करना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, बिल्कुल सही बात। गीले हाथों से कंप्यूटर किसी भी हिस्से को छू सकते हैं, गलत बात। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़े होते हैं, गलत बात। डेस्कटॉप बड़े होते हैं, लैपटॉप उससे छोटे होते हैं, और पाम टॉप सबसे छोटे होते हैं। आईसीटी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, गलत बात। तो हर क्षेत्र में मददगार है। निबल को हम छूकर और देखकर महसूस कर सकते हैं, नहीं। यूनिट को, किस यूनिट को छूकर महसूस कर सकते हो? किलोग्राम को छूकर महसूस कर सकते हो क्या? नहीं। तो निबल को भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो। वो सिर्फ एक वेट में नाप दिया जाता है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? आपको लिखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना को संग्रहित करने के लिए और हमारे आदेशों के अनुसार काम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दैनिक जीवन के 4 क्षेत्र जहाँ बताइए कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, बहुत सारे पढ़े थे हमने। एजुकेशन में, मेडिकल में, रेलवे में, टिकट बुकिंग के अंदर, और गेम्स के अंदर, और भी कई सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए। आपके आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, नाम बताइए। 3 तरह के, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त उदाहरण दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम हमको दिखा, सबसे पहला जो चालू होगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही सब पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल रखता है, सभी सॉफ्टवेयर को हैंडल यही करता है। बाइट की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बाइट क्या होता है? 1024 बिट, सॉरी 8 बिट को मिलाने से एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट को मिलाने से 1 किलोबाइट बनता है। ये मेमोरी की एक यूनिट होती है जिसका उपयोग जो है मेमोरी को, डाटा को नापने के लिए किया जाता है। अब इसके दीर्घ उत्तर देखते हैं। मेमोरी यूनिट को विस्तार से समझाई, मैंने बताया था, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। निम्नलिखित में भेद बताइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी पता था। फाइल और फोल्डर क्या होते हैं अभी बताया। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में क्या अंतर होता है, ये भी हमने पढ़ा है। बिट, बाइट और निबल में क्या अंतर होता है, ये भी हमने अच्छे से देखा हुआ है। किसी फाइल को रीनेम करने के स्टेप बताइए। मैंने क्या बताया था? उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर रीनेम करेंगे तो वो जो है अ, उसका दूसरा नाम हो जाएगा। क्या स्टेप कैसे लिखनी है? स्टेप लिखनी है कि सबसे पहले माउस का जो राइट क्लिक है उसको एक बार दबाएंगे, उसमें फाइल के ऊपर ले जाके सबसे पहले फाइल को सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से। फिर उसके बाद में राइट क्लिक दबाएंगे जहाँ पे ऑप्शन हमको मिलेगा रीनेम। रीनेम में हम नया नाम देंगे, और नया नाम देने के बाद हम एंटर बटन को दबाएंगे। जैसे एंटर बटन को दबाएंगे, नया नाम जो है फाइल का लिख के आपके सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एक जो फर्स्ट चैप्टर था। ये पूरे फर्स्ट चैप्टर को आज हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। इसका एक जो पार्ट था जी कॉम्प्री, वो जी कॉम्प्री सॉफ्टवेयर, उसको जो है हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो बहुत एक काम का सॉफ्टवेयर है। तो आप बुक के अंदर तो बेसिक तो हमने उसके बारे में जान लिया है किस तरीके से क्या काम करता है, लेकिन अब उसके अंदर हमको सीखना है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में सीख सकते हो। ओके, तो ये पूरा चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अब आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। इसके जो नोट्स थे जो मैंने दिए थे वो अपनी कॉपी में लिखो, उनको रिवाइज करो, उनको अच्छे से पढ़ो। साथ ही जो फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी आप कर सकते हो, उनको कीजिए आप। उसके बाद में मैं आपको जो है किसी दिन प्ले वो वीडियो जो भी है, हमारा सिलेबस थोड़ा होगा, उसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपकी 6th 7th 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए होगी। तो वहां पे जाके भी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आईसीटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चे हैं वो सभी उन क्वेश्चंस को देख के और अपने आंसर देख के बता सकते हैं। क्विज होगी जिनको आप सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो पढ़िएगा ज़रूर। जो मैंने पूछा है कमेंट में उसका आंसर बताइए। मैंने पूछा था कि किलोग्राम को क्या हम दूध को जब लेने जाते हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम दूध दे दो, क्या ये सही था या
गलत था उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको ज़रूर लाइक करके जाना। और अगर किसी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको किसी तरीके की वीडियो में देखने में प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी कमेंट में बताइए। और सब कुछ बढ़िया है तो भी आप कमेंट में बता के जाइए क्या जो मैंने पढ़ाया वो आपको पसंद आया और आपके समझ में आया, क्या आपका फर्स्ट चैप्टर एकदम बढ़िया है, आप अब इसको आसानी से समझ और कर पाओगे या नहीं। तो ये सब आपके रिव्यू है। कुल मिला के आपका रिव्यू मुझे दीजिए ताकि मैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग और भी इसमें बदलाव कर सकूँ, इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जो कि जी कॉम्प्री की होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।